काव्या एक अमीर घर की लड़की थी जो अपने घर में अपनी माँ भाभी निशा और भाई सुरेश के साथ रहा करती थी। काव्या अमीर जरूर थी पर फिर भी उसमें अमीरी का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। ऐसे ही एक दिन काव्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसकी भाभी निशा वहाँ आती है, जिसे अपने अमीर होने पर काफी घमंड था और काव्या को तैयार होता देख उससे बोलती है, क्या बात है, आज बड़ा ही मेकअप वेकअप किया जा रहा है, गाँव का कोई अमीर लड़का पसंद आ गया है क्या? क्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है, बस इसीलिए तैयार हो रही थी। अच्छा ऐसी बात है, जी भाभी। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। इस तरह से काव्या कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है और काव्या कॉलेज न जाकर एक छोटे से आम के बाग में जाती है जहाँ नील नाम का एक लड़का काव्या का इंतजार कर रहा होता है। काव्या के आते ही नील काव्या को गले लगाता है और उससे बोलता है, काव्या तुम कहाँ रह गई थी? तुम जानती हो मैं कब से तुम्हारा यहाँ अकेले बैठकर इंतजार कर रहा था। मैं सब जानती हूँ पर क्या करूँ, जैसे ही घर से निकलने लगी वैसे ही भाभी आ गई और वो मुझसे सवाल जवाब करने लग गई। तुम्हें अपने घर वालों के सवालों का और जवाब ना देना पड़े, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें बोलो तो मैं कल ही तुम्हारे घर माँ को लेकर आता हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। अरे पहले मुझे तो अपने घर वालों से बात करने दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं। तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दो ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आ सकूं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। नील एक गरीब घर का लड़का था जो अपनी विधवा माँ रेखा के साथ रहा करता था। नील बहुत छोटा था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। बस उसके पिता के देहांत के बाद रेखा ने ही नील की परवरिश करी थी। नील काव्या से बहुत प्यार करता था और काव्या को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नील गरीब है या अमीर। अब काव्या अपने घर जाकर अपनी माँ और भैया भाभी को नील के बारे में बताती है, जिस पर काव्या का भाई काव्या से बोलता है, अब हमारी बहन ने अपने लिए लड़का पसंद किया है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बस तुम कल नील को घर बुला लेना। ठीक है भैया, मैं कल ही नील को उसकी माँ के साथ घर बुला लेती हूँ। सुरेश के कहने पर ये खुशखबरी काव्या नील को दे देती है और उससे बोलती है, एक गुड न्यूज है, कल भैया ने तुम्हें और माँ जी को एक साथ घर बुलाया है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बुद्धू, सच बोल रही हूँ, इसीलिए तुम कल समय पर आ जाना। अगले दिन नील अपनी माँ रेखा के साथ काव्या के घर आता है। क्योंकि नील एक गरीब परिवार से था इसीलिए उसका रहन सहन भी बिल्कुल साधारण था। नील जब अपनी माँ रेखा के साथ काव्या के घर आता है तो उनका रहन सहन देखकर काव्या के घर वाले बड़े हैरान होते हैं। जिसके बाद सुरेश रेखा से बोलता है, वैसे आप लोगों के रहन सहन को देखकर लगता नहीं है कि आप लोग भी बड़े घर से हैं। बड़े घर से? बेटा लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गांव में हमारा एक छोटा सा घर है और मैं अपने घर में सिलाई करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चलाती हूँ। लेकिन बहुत जल्द मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है। शायद मेरे बेटे की नौकरी लगने के बाद घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाए। काव्या के घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि नील एक गरीब घर का लड़का है, ये सुनकर वो लोग इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। परंतु काव्या अपने भैया भाभी से जिद करती है, पर फिर भी उसके भैया भाभी नहीं मानते। काव्या, तुम्हारे भैया का फैसला बिल्कुल सही है, तुम गरीब फकीर के साथ नहीं रह सकती। अरे वो गरीब लोग तुम्हें सही से 2 समय का खाना भी नहीं खिला सकते हैं। मुझे गरीब घर की बहू बनना मंजूर है भाभी, क्योंकि मैं अपने नील को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद काव्या घर से भागकर नील से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो अपने घर अपनी माँ और भैया भाभी का आशीर्वाद लेने के लिए आती है। काव्या को शादी के जोड़े में देखकर सुरेश बोलता है, अरे तुझे गरीब घर की बहू बनकर रहने का शौक है तो तू गरीब घर की बहू बन, पर मुझे गरीब घर के लोगों से रिश्ता जोड़ने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तू निकल जा इस घर से। भैया, मैं तो एक छोटी बहन होने के नाते अपने बड़े भैया भाभी और माँ का आशीर्वाद लेने आई थी, पर आपने तो एक गरीब बहू से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। पर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको इसी गरीब बहू के घर आना पड़ जाए। इतना बोलकर काव्या अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और एक गरीब बहू की तरह साधारण जीवन जीने लग जाती है। अब काव्या भी गांव की बाकी बहुओं के साथ मिलकर कुएं से पानी लेकर आती है और घर में चूल्हे पर खाना बनाया करती। रात को सबके खाने के बाद वो अपनी सास के पैर भी दबाती। ये सब कुछ देखकर एक दिन रेखा काव्या से बोलती है, बहू, हर लड़की का शौक होता है कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो, पर हमारी गरीबी की वजह से तुझे एक गरीब बहू बनकर ही रहना पड़ गया। माँ जी, जहाँ प्यार और अपनापन होता है उस घर में गरीबी की कोई जगह नहीं होती, और गरीब बहू होने के बाद भी मैं अमीर घर की बहुओं से ज्यादा खुश हूँ।
इस तरह से काव्या एक गरीब बहू बनकर अपनी जिंदगी जी रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर नील भी काफी मेहनत करता है ताकि वो काव्या को कभी किसी चीज की कमी ना होने दे। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन काव्या की एक सहेली काजल का फोन आता है। अरे यार काव्या, तू आजकल कहाँ रहती है? तुझे मालूम है अभी लास्ट टाइम हम सारे फ्रेंड्स गांव से बाहर घूमने के लिए गए थे। हमने तुझे भी कांटेक्ट किया था पर तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था ना, और मेरी सास की भी थोड़ी तबीयत खराब ही रहती है, इसीलिए। तेरा मन नहीं था या फिर तेरे पास पैसे नहीं थे गांव से बाहर निकलने के लिए? काजल, तो कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि गरीब घर की बहू कभी भी अपने घर और गांव से बाहर नहीं निकल सकती। काजल की ये बात सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मुंहतोड़ जवाब देती है, परंतु ये सारी बात नील सुन लेता है। काव्या, मुझसे शादी करने के बाद सब तुम्हें गरीब बहू बोलकर ताने देते हैं। ये ताना तुम्हारे ऊपर एक कलंक बन चुका है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे सर से मैं इस कलंक को हटा दूंगा। अब नील और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद आखिरकार नील की मेहनत रंग लाती है और उसका छोटा सा बिजनेस चल पड़ता है। अब धीरे धीरे काव्या की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है कि तभी एक दिन काव्या के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जब काव्या दरवाजा खोलती है तो वो अपने घर के बाहर अपने भैया और भाभी और माँ को देखती है। भैया, भाभी, माँ, आप तीनों यहाँ? हाँ काव्या, लगता है आज से कुछ साल पहले मैंने एक गरीब बहू का मजाक बनाया था, इसीलिए भगवान ने उसकी सजा मुझे दी है। देखो, आज मैं भी एक गरीब बहू बन चुकी हूँ। हमारा सब कुछ लुट चुका है। हमारे पास न रहने को घर है, न खाने को खाना। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो काव्या। भैया, भाभी, मैं गरीब घर की बहू जरूर हूँ, पर गरीब घर की बहू अपने घर आए किसी भी मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देते। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह से काव्या अपने मायके वालों को अपने घर में सहारा देती है और जब ये बात नील को पता चलती है तो वो काव्या का साथ देता है और इस तरह से गरीब घर की बहू एक दूसरी गरीब घर की बहू की सहायता करती है, जिसके बाद काव्या के भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब निशा और सुरेश कभी भी किसी भी गरीब घर की बहू का मजाक नहीं बनाते। मधुबन नाम के एक छोटे से गाँव में निशा नाम की एक लड़की अपनी माँ चांदनी के साथ रहा करती थी। चांदनी बहुत गरीब थी। वो सिलाई बुनाई करके अपने घर का जैसे तैसे गुजारा चलाया करती थी, परंतु निशा के पिता अशोक हर समय नशे में धुत रहा करते थे और घर आकर जबरदस्ती चांदनी से सारे पैसे छीनकर उसे दारू पीने में उड़ा दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन, निशा बेटा, मैंने ये सूट और लहंगा सिल दिया है, तू एक काम कर, पास की चमेली काकी के घर जाकर ये सूट और लहंगा उन्हें देकर आ जा और उनसे पैसे भी ले लेना। ठीक है माँ। इस तरह से चांदनी वो सूट और लहंगा निशा के हाथ में दे देती है, परंतु निशा जब उस लहंगे को देखती है तो अपनी माँ से बोलती है, वाह माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है। सच में माँ, आपके हाथों में जादू है। आप जिस भी लहंगे को दिल से बनाती हैं उस लहंगे में जान डाल देती हो। बेटा, इस लहंगे में तो जान डालनी ही थी, आखिर ये लहंगा शादी का जो है। अच्छा माँ, मेरी शादी होगी तो क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही लहंगा सिलोगी? अपनी सुंदर बेटी के लिए तो मैं इससे भी सुंदर लहंगा बनाऊंगी, जिसे पहनकर तू किसी परी से कम नहीं लगेगी और उस लहंगे को देखकर ऐसा लगेगा मानो जैसे उस पर मोती और सितारे लगे हों। सच माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब जाकर जल्दी से चमेली काकी को ये कपड़े देकर आ जा। चांदनी के बोलने पर निशा तुरंत उन कपड़ों को लेकर चमेली के घर जाती है। जब चमेली शादी के लहंगे को देखती है तो वो निशा से बोलती है, सच में निशा बेटी, तेरी माँ जैसा कपड़ा पूरे गांव में कोई नहीं सिलता। वो तो है काकी। अच्छा काकी, जल्दी से पैसे दे दो ताकि मैं घर जा सकूं, माँ घर पर अकेली होंगी ना। इस तरह से निशा पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके पिता अशोक उसकी माँ को पीट रहे होते हैं। ये देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माँ को क्यों मार रहे हैं? छोड़ दो माँ को। क्योंकि ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रही। अगर आपको अपनी शराब के लिए पैसे ही चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते? आखिर माँ कब तक अकेली सिलाई करके इस घर को चलाएगी? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है।
अब तू मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाएगी हैं? इतना बोलकर अशोक निशा को भी मारने लगता है और कुछ देर बाद उन दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल देता है और दरवाजा बंद करते हुए बोलता है, निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से। इस तरह से अशोक अपनी बीवी और बेटी को घर से निकाल देता है। निशा भी गुस्से में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, अगर पिताजी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहते तो अब हम भी उस घर में नहीं जाएंगे। आखिर कब तक हम पिताजी का अत्याचार इसी तरह से सहते रहेंगे? नहीं बेटा, हम तेरे पिताजी को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। तू तो जानती है तेरे पिताजी शराब के आदी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, पिताजी का होना ना होना वैसे भी कोई मायने नहीं रखता। इस तरह से निशा और चांदनी जंगल के बीच बात करती हुई जा रही होती हैं कि तभी वो दोनों देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में लहंगा लिए रो रही होती है। ये देखकर चांदनी और निशा उस औरत के पास जाती हैं और निशा उस बूढ़ी औरत से बोलती है, अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम्हारे जैसी मेरी एक पोती थी। कल उसकी शादी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। ये लहंगा मेरी पोती का है। अब जब मेरी पोती ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगी बेटा? अम्मा, जाने वाले को भला कौन रोक सका है, पर जो है हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। शायद तुम सही बोल रही हो बेटिया। मुझे अब अपनी पोती के बिना जीना होगा। पर ये लहंगा मुझे बार बार मेरी पोती की याद दिलाता है। इस तरह से वो बूढ़ी औरत उस लहंगे को वहीं पर रखकर रोती हुई आगे चली जाती है, जिसके बाद चांदनी उस लहंगे को उठाकर अपनी बेटी निशा से बोलती है, भगवान करे उस अम्मा का दुख कम हो जाए। माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है, क्यों ना इस लहंगे को मैं रख लूं? पर बेटा, ये लहंगा उस बूढ़ी अम्मा की पोती का है। हम किसी का लहंगा नहीं रख सकते। हमें ये लहंगा उन्हें वापस करना होगा। चांदनी के कहने पर निशा अपनी माँ के साथ उस बूढ़ी अम्मा का पीछा करती है और उन्हें रोककर उनका लहंगा वापस करते हुए उनसे बोलती है, अम्मा, ये आपका लहंगा है, आप इसे वहीं भूल गई थी। निशा और चांदनी की ईमानदारी देखकर बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं और वो बूढ़ी अम्मा एक बूढ़ी औरत से एक जवान लड़की में तब्दील हो जाती है। ये देखकर निशा और चांदनी बड़े ही हैरान होते हैं, जिसके बाद लड़की निशा और चांदनी से बोलती है, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं तो एक जादूगरनी हूँ। मैं बस आप दोनों की ईमानदारी देख रही थी। आप दोनों सच में ईमानदार हो, इसीलिए अब इस लहंगे को तुम दोनों अपने पास ही रख लो। क्या जादूगरनी? इसका मतलब तुम वही जादूगरनी हो जो इस जंगल में रहकर गरीबों की मदद करती हो, है ना? हाँ, मैं वही जादूगरनी हूँ और ये लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं, बल्कि एक जादुई लहंगा है। अब तुम दोनों इसे अपने साथ ले जा सकते हो। इस तरह से वो जादूगरनी गायब हो जाती है, जिसके बाद निशा उस जादुई लहंगे पर अपना हाथ रखकर जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगा, अगर तू सच में एक जादुई लहंगा है तो तू हमें हमारे घर पहुंचा दे। निशा के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और निशा अपनी माँ के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि उसके पिताजी अशोक नशे में बेहोश जमीन पर पड़े हैं। ये देखकर निशा जादुई लहंगे से एक बार फिर से बोलती है, हे जादुई लहंगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी नशा छोड़ दें और काम करने लगे। निशा के इतना बोलने पर लहंगे में से एक बार फिर से तेज रोशनी निकलती है, पर इस बार निशा को लहंगे का कोई जादू नजर नहीं आता, जिसके बाद निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ, लगता है जादुई लहंगे का असर खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे हम कहीं संभाल कर रख दें। तो सही बोल रही है बेटा। अब इस तरह से निशा जादुई लहंगे को संभाल कर रख देती है और अपनी माँ के साथ सो जाती है। अगली सुबह जब चांदनी और निशा की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि अशोक तैयार हो चुका है और वो कहीं जा रहा है। ये देखकर चांदनी अशोक से बोलती है, अजी, आज आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ चांदनी,
मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय शराब पीने में बेकार कर दिया है, इसीलिए अब मैं काम देखने जा रहा हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इतना कमाऊंगा कि एक दिन अपनी निशा की शादी बहुत अच्छे घर में कराऊंगा। अशोक का बदला हुआ रूप देखकर चांदनी को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद निशा और चांदनी का विश्वास जादुई लहंगे पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जादुई लहंगे की मदद से निशा के घर की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और एक दिन, चांदनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो, हमारी निशा के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और देखते ही देखते निशा की शादी का दिन पास आ जाता है। अशोक निशा की शादी पर काफी पैसे खर्च कर चुका था, जिस वजह से वो कर्जे में डूब चुका था। परंतु जब ये बात चांदनी और निशा को पता चलती है तो निशा जादुई लहंगे को अपनी शादी वाले दिन पहनती है, जिसमें वो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और जादुई लहंगे की चमक इतनी ज्यादा होती है कि निशा की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और निशा जादुई लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगे, जिस तरह से तुझे पहनने के बाद मेरी सुंदरता बढ़ गई है, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से मेरे पिताजी का सारा कर्ज भी खत्म हो जाए। निशा के इतना बोलते ही उसके सामने खूब सारे पैसे आ जाते हैं और निशा सारे पैसे ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है, जिसके बाद निशा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और अशोक उन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका लेता है। इस तरह से जादुई लहंगे की मदद से एक गरीब लड़की का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। देवकी बहुत गरीब थी, पर फिर भी वो अपने पति वासु के साथ बहुत खुश थी। देवकी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। देवकी का नियम था सुबह होते ही सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को नहलाना, नए कपड़े पहनाना, उनको भोग लगाना, झूला झुलाना, उसके बाद ही कोई काम करना। बिना लड्डू गोपाल की सेवा किए देवकी की सुबह नहीं होती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, देवकी अपने छोटे से लड्डू गोपाल को नहला रही होती है। तभी वासु वहाँ पर आ जाता है और देवकी से बोलता है, नहला दिया हमारे छोटे कान्हा जी को। हाँ देखो, अब हमारे लड्डू गोपाल को बहुत भूख लग रही है, अब बस इन्हें भोग चढ़ाना है। अगर ऐसा है तो फिर चलो हम दोनों आज मिलकर अपने नन्हे लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। इतना बोलकर वासु देवकी के साथ लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाता है और पूजा करके खाट पर जाकर बैठ जाता है। वासु को इस तरह से खाट पर बैठा देखकर देवकी थोड़ी परेशान होती है और वासु से बोलती है, अरे ये क्या, आज आपको लेट नहीं हो रहा? और दिन तो आप बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं और आज जाने के बदले खाट पर आकर बैठ गए हैं। हाँ देवकी, क्योंकि मैं जहाँ चपरासी का काम करता था उस कंपनी पर पुलिस वालों ने छापा मार दिया है और अब जब तक केस नहीं सुलझ जाता वो कंपनी नहीं खुलेगी, और जब तक कंपनी नहीं खुलेगी हम सारे वर्कर्स को घर ही बैठना पड़ेगा या तो फिर कोई दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। पर पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ आपकी कंपनी में कि उन्होंने अचानक से कंपनी पर छापा मार दिया? किसी को कुछ नहीं पता देवकी। ये जानकर देवकी बहुत दुखी होती है और रोते हुए वासु से बोलती है, पर वासु, इस बार हमने जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए दही हांडी में अपना योगदान देने का निर्णय लिया था। देवकी, तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे साथ कृष्ण भगवान है ना, और उनकी लीला तो तुम जानती ही हो, वो हमारी मदद स्वयं आकर करेंगे। आप मानो या ना मानो, पर हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है और उसी की सजा भगवान हमें दे रहा है। हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ खुश नहीं है, तभी तो कृष्ण भगवान हमारे घर नहीं आ रहे और मेरी सोनी कोख तक नहीं भरी। इतना बोलकर देवकी अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देवकी को इस तरह से रोता देख वासु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाहर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वासु काफी गहरी सोच में होता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से रात हो गई और वो रोड पर पहुंच गया। जब उसे गाड़ियों का शोर सुनाई देता है तब एक सेठ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और उससे विनती कर रहा होता है, भाई साहब, मेरी बीवी गर्भवती है
मेरा बच्चा इस दुनिया में किसी भी वक्त आ सकता है। मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं। प्लीज तुम मेरी सहायता कर दो। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। इतना बोलकर वासु इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक रेड़ी पर पड़ती है और वासु जल्दी से सेठ की पत्नी को रेड़ी पर लेटा देता है और उसे खींचते हुए अपने घर ले जाता है, जहाँ देवकी देखती है कि एक गर्भवती औरत जो कि दर्द में है, वासु उसे घर पर लाया है। गर्भवती औरत को देखकर देवकी वासु से बोलती है, ये कौन है वासु? मैं नहीं जानता देवकी, पर देवकी अभी इन्हें हमारी जरूरत है। इनकी बीवी गर्भवती है और बहुत जल्द इनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर देवकी गांव की कुछ औरतों को बुला कर लाती है और वे सभी सेठ की पत्नी की मदद करती हैं। और रात के 12 बजे के बाद सेठ की पत्नी एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जो कि बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह सांवला और मनमोहक था। उस बच्चे को देखकर देवकी उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है, इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है। इतना बोलकर देवकी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसका नाम कृष्ण रखती है। कुछ देर बाद देवकी उस बच्चे को सेठ के पास ले जाती है और सेठ के बच्चे को सेठ के गोद में थमाते हुए बोलती है, आज जन्माष्टमी है। आज के दिन बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा आपका बच्चा हुआ है, इसीलिए मैंने इसका नामकरण किया है। मैंने इसका नाम कृष्ण रखा है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अरे बहन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुमने और तुम्हारे पति ने हमारी मदद की है, इसीलिए इस बच्चे पर हमसे ज्यादा हक तुम्हारा है। इस तरह से वो सभी लोग घर में जाते हैं और सेठ वहीं रुकने का फैसला ले लेता है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, बहुत जल्द सवेरा होने वाला था, इसीलिए सब सोने के लिए अपना अपना स्थान ले लेते हैं। वासु और देवकी सो ही रहे होते हैं कि तभी वासु को एक सपना आता है, जिसमें साक्षात नारायण भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे बोलते हैं, वासु, मैं तुमसे और तुम्हारी बीवी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को वरदान देता हूँ कि तुम दोनों के दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारी संतान की इच्छा भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। आने वाले कुछ सालों बाद की जन्माष्टमी में तुम्हारा पुत्र अपने हाथों से दही हांडी फोड़ेगा। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ वासु के सपने में नारायण भगवान उसे ये आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देवकी भी सपना देखती है कि एक छोटा सा बालक जो कि कृष्ण भगवान की तरह है, उसके हाथों में बांसुरी और सर पर मोर पंख बंधा है। वो अपने डगमगाते कदमों से देवकी के गले से आकर लग रहा है और उसे माँ पुकार रहा है। साथ ही वो बालक बिल्कुल नटखट कृष्ण भगवान की तरह शरारत कर रहा है और देवकी उसके पीछे दौड़ रही है। तभी देवकी देखती है कि उसका पुत्र अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो दही हांडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। ये सपना देखते ही देवकी जोर से चिल्लाती हुई नींद से उठ जाती है। लाला! देवकी की आवाज सुनकर वासु भी उठ जाता है और देवकी से बोलता है, क्या हुआ देवकी? अब देवकी वासु को अपने सपने के बारे में बताती है, जिसके बाद वासु भी देवकी को अपने सपने के बारे में बताता है। तभी उन दोनों के कान में बाहर से एक आवाज आती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब देवकी अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहां वो देखती है कि कृष्ण भगवान की पालकी सजाई जा रही है और तभी उसके कानों में उसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उस बच्चे के पास जाती है। परंतु जब देवकी वासु के साथ बच्चे के पास जाती है तो उस बच्चे के पास ना तो सेठ होता है और ना ही सेठानी। ये देखकर देवकी और वासु बहुत हैरान हो जाते हैं। सेठ और सेठानी कहाँ गए? आखिर वो अपने बच्चे को हमारे पास छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो देवकी। देवकी, तुम यहीं रुको, मैं भी इस बच्चे के माता पिता को ढूंढ कर आता हूँ। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वासु इतना बोलकर घर से जाने लगता है कि तभी बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे की किलकारी सुनकर वासु वहीं रुक जाता है। जिसके बाद देवकी और वासु देखते हैं कि उस बच्चे से एक तेज पीली रोशनी निकल रही है। साथ ही उस बच्चे के पास एक मोर पंख रखा हुआ है। जिसके बाद वासु और देवकी को अपना सपना याद आता है
और वो दोनों समझ जाते हैं। हे नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारी परीक्षा ली। मैं सब समझ चुकी हूँ। ये सारी लीला आपकी रची है। वो सेठ सेठानी तो सिर्फ एक छलावा था इस बच्चे को हम तक पहुँचाने का। हे नारायण भगवान, आज आपका दिन है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप हमारे घर माता लक्ष्मी के साथ आए और हम आपको पहचान भी ना सके। देवकी और वासु समझ चुके थे कि ये स्वयं भगवान कृष्ण की लीला थी और उनके घर में पुत्र रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी आए हैं। जिसके बाद देवकी अपने पुत्र को कृष्ण भगवान की तरह तैयार करती है और जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाती है। और जन्माष्टमी के अगले ही दिन वासु की एक नई नौकरी लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों की गरीबी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो अपने बच्चे की परवरिश भी अच्छे से करने लगते हैं।